धरती धोरारिया मीठा मीठा मोरारी रे धरती धोरारी रे धरती धोरारिया मीठा मीठा मोरारी रे धरती धोरारी। जी हाँ दोस्तों, आज अपन चर्चा करने वाले हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश और इसमें धरती धोरारी यानी धोरों की चर्चा करने वाले हैं हम निराले राजस्थान भौतिक प्रदेश में पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का लेक्चर इससे पहले एक अपना हो चुका है जिसके अंदर अपन ने स्थिति विस्तार के बारे में इसके बारे में पढ़ा है। आज लेक्चर नंबर अपना 7 है और इसके अंदर जो अपन पढ़ा रहे हैं मटेरियल आरएस पटवा रेट राजस्थान पुलिस राजस्थान की जो भी एग्जाम होगी उसको आप फाड़ दोगे, यानी किसी भी एग्जाम के अंदर आपको जो मटेरियल पढ़ाया जा रहा है वो आपके लिए 100% लाभदायक होगा। जी हाँ दोस्तों, आज के अपने ध्येय वाक्य की हम चर्चा करते हैं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। थोड़ा सा मोटिवेशनल डोज आपको, क्योंकि जो लेक्चर के अंदर आप जो है उसके साथ मोटिवेट होकर के एक आपको टॉनिक मिल जाए, एक दवा मिल जाए और आप पूरे लेक्चर में लयबद्ध तरीके से रहे। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। यानी दोस्तों, यदि आपने अपने मन में आप हार गए, मन में आपने सोच लिया कि मैं मुझसे ये एग्जाम नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकता, तो आप वो कभी नहीं कर सकते और इस दुनिया में आपके विनाश को कोई रोक नहीं सकता। और यदि आपने मन में ठान लिया कि मन के अंदर मैं ये एग्जाम क्रैक करूंगा और मुझे कोई रोक नहीं सकता, तो आपकी सफलता को इस दुनिया में कोई ताकत नहीं जो रोक सके। तो दोस्तों, ज्यादा टाइम जाया न करते हुए अपन चलते हैं अपने टॉपिक पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश के बारे में चर्चा करेंगे। वर्गीकरण के बारे में, वर्गीकरण में दोस्तों देखें पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को कितने भागों में डिवाइड किया, इसको जो है 2 भागों में डिवाइड किया है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। एक इमेज आपको दिखाई दे रही होगी अपने प्यारे निराले राजस्थान की, जिसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है ये पीला पीला जो पूरा क्षेत्र है, येलो जो क्षेत्र है वो क्या है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। उसके बाद में हरा हरा जो है वो अरावली है, वो आगे बढ़ेंगे अपना अरावली, दक्षिणी पूर्वी पठार और पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो वो जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश येलो येलो कलर में दिख रहा है, वो उसके भी बीच में जो एक लाइन है उसके इस साइड वाला यानी पश्चिम में राजस्थान के जिसमें आते हैं अपने श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये जो जिले आते हैं ये जो है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है। और उसके आगे जो लाइन के इधर है यानी ये 2 भाई हैं, शुष्क और अर्ध शुष्क, तो इसके लाइन के इस साइड वाला है जिसमें अपना शेखावाटी आ गया, नागौर आ गया, पाली आ गया, जालोर आ गया। शेखावाटी में सिक्कर, चूरू, झुंझुनू वो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में आते हैं। जी दोस्तों, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के भी फिर 2 पार्ट हैं, एक बालू का स्तूप मुक्त, एक बालू का स्तूप युक्त। यानी बालू का स्तूप जहाँ नहीं है, जो पथरीला मरुस्थल है उसको बोलते हैं बालू का स्तूप मुक्त, और एक है बालू का स्तूप युक्त जहाँ बालू का स्तूप पाए जाते हैं। ये जो बालू का स्तूप मुक्त पार्ट है ये करीब करीब जो है 41.50% इसका क्षेत्र है, और बालू का स्तूप युक्त है इसका 58.50% जो है बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र है। बात करें अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की, तो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को अपने 4 भागों में मुख्यतः डिवाइड किया है। घग्गर मैदानी प्रदेश जिसके अंदर अपना घग्गर नदी का जो क्षेत्र है वो आता है, और इसमें शेखावाटी प्रदेश आता है दूसरे नंबर पर, जिसमें शेखावाटी प्रदेश में जो अपने कातली आंतरिक परवा की जो नदी है उसका जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं। उसके बाद में नागौरी उच्च भूमि प्रदेश आता है और गोडवाड़ प्रदेश आता है जहाँ गोडवाड़ी बोली जाती है। तो इस तरीके से शुष्क और अर्ध शुष्क मरुस्थल 2 भाग हैं। पश्चिमी मरुस्थल के 2 भागों में इसको डिवाइड करके अपन पढ़ेंगे। तो अर्ध शुष्क मरुस्थल की बाद में चर्चा करेंगे। अपन चर्चा करते हैं सर्वप्रथम शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की, और शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में भी बालू का स्तूप मुक्त
यानी बालूका स्तूप मुक्त जो क्षेत्र है उसके बारे में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो को पॉज करके जो है आप इसको लिख सकते हैं। दोस्तों एक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो यार, आप देखते हो तो यार उसको सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, एक उंगली तो मारनी पड़ती है और उधर एक घंटी सी है उसको भी दबा दो ताकि घंटी आपके पास आती रहे। जी हाँ दोस्तों, अब अपने पढ़ेंगे शुष्क मरुस्थल प्रदेश के अंदर जो बालूका स्तूप मुक्त है। ये अपन इसको शुष्क मरुस्थल प्रदेश जो उसके अंदर बालूका स्तूप को बालूका स्तूप मुक्त जो पार्ट है वो पढ़ेंगे अपन। बालूका स्तूप मुक्त देखिए दोस्तों, बालूका स्तूप मुक्त यानी सिंपल वे में अपन इसको समझें तो ये जो बालूका स्तूप न होकर के जहाँ पथरीला मरुस्थल पाया जाता है उसको अपन बालूका स्तूप मुक्त बोलते हैं। और इसका जो क्षेत्र है वो अपन देखें तो जो है इस तरीके से यहाँ अपना बालोतरा जो कि कहाँ है, बाड़मेर और पोखरण जैसलमेर और फलोदी जोधपुर के बीच का जो ये क्षेत्र है इसको अपन बोलते हैं हमादा। क्या बोलते हैं? हमादा। ये क्या है? हमादा क्या है? ये एक पथरीला या चट्टानी भूभाग, उसको क्या बोलते हैं? हमादा। ये अपने बालोतरा, बाड़मेर, पोखरण, जैसलमेर और फलोदी जोधपुर के बीच का जो क्षेत्र है ये जो है पथरीला भूभाग, इसको अपन हमादा बोलते हैं। ये बालूका स्तूप मुक्त क्षेत्र में आता है। और यहाँ पर एक दोस्तों विशेषता है, वो विशेषता यह है कि यहाँ पर सौर ऊर्जा का जो सौर ऊर्जा के जो काफी जो यहाँ पे सोर्सेस हैं और सौर ऊर्जा जो है उसका जो है यहाँ पे ये मानो कि जो सेज क्षेत्र इसको बोला जाता है, सेज यानी सौर ऊर्जा जोन बोला जाता है इसको। सौर ऊर्जा यहाँ पर काफी सोर्सेज हैं सौर ऊर्जा के। सौर ऊर्जा यहाँ पे काफी जो सौर ऊर्जा की जो कंपनी है अक्षय ऊर्जा उत्पादन कंपनी, अक्षय ऊर्जा, राजस्थान अक्षय ऊर्जा जो कंपनी है उसके द्वारा यहाँ पर सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। अत्यधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन हमादा के अंदर होता है। ये अपन कह सकते हैं इस क्षेत्र के अंदर जो बालोतरा, पोखरण, फलोदी इस वाले क्षेत्र के अंदर अक्षय ऊर्जा जो कंपनी है 2000 के अंदर बनी थी। अपन उद्योग के अंदर आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। ये दो कंपनी रेडा और आरपीसीएल जो कंपनी थी उनसे पहले जो रेडा और आरपीसीएल चलती थी उनसे फिर एक कंबाइंड कंपनी बना दी गई राजस्थान अक्षय ऊर्जा कंपनी। तो वो आगे अपन उद्योग के अंदर इसको पढ़ेंगे। तो सौर ऊर्जा जो है यहाँ पे काफी उत्पादन होता है सौर ऊर्जा का। और अब राजस्थान जो है सौर ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान का प्रथम स्थान है। यहाँ पे एक पॉइंट डाल के लिख लीजिए, राजस्थान का सौर ऊर्जा के क्षेत्र में प्रथम स्थान है। राजस्थान का सौर ऊर्जा के क्षेत्र में प्रथम स्थान है। पहले गुजरात था लेकिन अब राजस्थान सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा का है जो प्रोडक्शन करता है। एक दोस्तों इसी के अंदर अपन देखें तो आप जानते हो मगरा जो अवशिष्ट पहाड़ियां हैं उनके बारे में जानते हो आप? जो मगरा अवशिष्ट पहाड़ियां हैं जो कि बालोतरा, बाड़मेर और पोखरण, जैसलमेर के बीच में है। देखिए दोस्तों, ये जो बालोतरा, बाड़मेर और पोखरण, जैसलमेर के बीच में इस तरीके से ये अवशिष्ट पहाड़ियां हैं। अवशिष्ट
पहाड़ियां हैं इनको क्या बोलते हैं? मगरा। मगरा की पहाड़ियां इनको बोलते हैं। ये बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मगरा क्या है। मगरा अवशिष्ट पहाड़ियां हैं। और ये पूछ लेते हैं मगरा किस किस क्षेत्र के बीच में है। तो यदि जिले की बात करें तो बाड़मेर और जैसलमेर, और अपन बात करें जगह की तो बालोतरा और पोखरण के बीच में जो अवशिष्ट पहाड़ियां उनको मगरा कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? मगरा। ये और ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में एक जो है अपना अभी जैसे हमादा पढ़ा तो उस प्रकार से जो मरुस्थल है ना, अपने अपन हमादा को पढ़ा तो उसी प्रकार से अपन देखें तो मरुस्थल के प्रकार, मरुस्थल के प्रकार, मरुस्थल के प्रकार। देखिए दोस्तों, मरुस्थल 3 प्रकार का होता है। पहला जो है, पहला जो अपन ने अभी पढ़ा है हमादा। हमादा क्या है? ये क्वेश्चन आता है कई बार। हमादा क्या है? हमादा चट्टानी मरुस्थल। चट्टानी मरुस्थल को क्या कहते हैं? या चट्टान या पथरीला मरुस्थल को क्या कहते हैं? हमादा। दूसरा जो होता है वो होता है इर्ग। इर्ग, इर्ग क्या होता है? इर्ग जो है वो संपूर्ण मरुस्थल होता है। ये क्या होता है? संपूर्ण मरुस्थल, या इसको महान मरुस्थल भी बोलते हैं। महान मरुस्थल, इसको जो है चट्टानी हमादा को चट्टानी मरुस्थल, और इर्ग जो है वो संपूर्ण जैसे जो मरुस्थल होता है, यानी बालू का स्तूप जो होते हैं संपूर्ण यानी मिट्टी वगैरह का, तो उसको बोलते हैं महान मरुस्थल या संपूर्ण मरुस्थल, और उसको इर्ग कहते हैं। इर्ग। एक होता है रेक। रेक जो होता है वो क्या होता है दोस्तों? मिश्रित होता है। चट्टानी मरुस्थल और जो अपना ये जो बालू का रूपी जो मरुस्थल है उसका मिक्स जो रूप होता है उसको बोलते हैं रेक। मिश्रित मरुस्थल, मिश्रित मिश्रित मरुस्थल। मिश्रित मरुस्थल को क्या बोलते हैं दोस्तों? रेक बोलते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, हमादा, इर्ग और रेक। ये आपको कई बार क्वेश्चन यदि आ जाए आपका इर्ग आ जाए तो इर्ग क्या है? इर्ग एक संपूर्ण रूप से जो मरुस्थल होता है वो इर्ग होता है। रेक के बारे में पूछ लें तो जो मिश्रित मरुस्थल होता है चट्टानी और मरुस्थल का, वो उसको बोलते हैं रेक। दोस्तों आगे अपन चर्चा करते हैं। ये अपनी बात हुई बालू का स्तूप मुक्त के बारे में। आगे अपन चर्चा करते हैं बालू का स्तूप युक्त, बालू का स्तूप युक्त के बारे में। बालू का स्तूप युक्त। जी हाँ दोस्तों, बालू का स्तूप युक्त ये अपन ने पढ़ा था कि नियर अबाउट 58.50% जो है क्षेत्र वो है बालू का स्तूप युक्त। इसमें कई प्रकार के बालू का स्तूप हैं, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। पहला जो है अपना जो बालू का स्तूप युक्त के अंदर वो है अनुदैर्घ्य। कई प्रकार के बालू का स्तूप होते हैं, उनको जो अपन देखते चलेंगे। अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। दोस्तों एक एक चीज को आपको अच्छे से समझ में आए। मेरा पूरा प्रयास है कि आपको जो चीज है वो पढ़ाने उसमें रटने का कुछ भी नहीं हो, आप उसको देखें और आपको जो समझ में आए। अब जैसे मैं ये अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप, इसकी आपके पास इमेज, आप ये साइड में इमेज दिख रही होगी। तो अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप जो है वो क्या होते हैं? ये जो है अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप होते हैं, ये इसको अपन बोलते हैं रेखीय बालू का स्तूप भी इसको बोलते हैं। रेखीय यानी रेखीय बालू का स्तूप इन द सेंस कि रेखीय या शिफ्ट इसको बोलते हैं। इसका मतलब होता है यानी रेखा, रेख यानी पवन की दिशा के समांतर या अनुदिश, यानी इस तरीके से रेत जो आपको ये दिख रहा है इमेज के अंदर, इस तरीके के जो रेत के दोहरे होते हैं
उनको अपन बोलते हैं, बालू का स्तूप जो होते हैं उनको बोलते हैं अनुधैर्य, जो कि क्या होते हैं, पवन की दिशा के अनुदिश या समांतर, पवन की दिशा के अनुदिश या समांतर, जो कि आपको इमेज में दिख रहे हैं। मतलब इस तरीके से, ये जो है इस तरीके से, है ना, इस तरीके से जो बनते हैं उनको बोलते हैं अनुधैर्य बालू का स्तूप, जो आपको इमेज में दिख रहा है। उसके बाद में अपन दूसरे की चर्चा करते हैं। और ये जो अनुधैर्य बालू का स्तूप है, इसकी एक चीज जो कहाँ मिलते हैं, ये दोस्तों अपने बीकानेर, कौन कौन से क्षेत्र में मिलते हैं, नॉर्मली बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर के अंदर अनुधैर्य बालू का स्तूप पाए जाते हैं, इस तरीके से, जो पवन की दिशा के अनुदिश या समांतर होते हैं। अब बात करें दूसरा जो अपना है, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, ये जो है दोस्तों मुख्यतः जहां पाए जाते हैं वो है सीकर, झुंझुनू, जोधपुर और बाड़मेर। इन क्षेत्र के अंदर सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, बाड़मेर के अंदर अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं। और अनुप्रस्थ बालू का स्तूप क्या है, देखिए, अनुप्रस्थ जो बालू का स्तूप है वो है जो पवन की दिशा के लंबवत या संपूर्ण, पर पाए जाते हैं। आपको ये इमेज दिख रही होगी अनुप्रस्थ बालू का स्तूप की, जो पवन की दिशा के संपूर्ण या लंबवत पाए जाते हैं। यानी जैसे पवन की दिशा ये है, तो इस दिशा में इस तरीके के जो टिल्ले होते हैं, इस तरीके से वो जो होते हैं पवन की दिशा के लंबवत या संपूर्ण, यानी जो इस तरीके से, इस आकार से, ये जो पवन की दिशा के लंबवत या संपूर्ण पर इस तरीके के जो टीले बढ़ते हैं, उनको अनुप्रस्थ बालू का स्तूप जो अपन बोलते हैं, जैसा कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है। ये अपना अनुप्रस्थ बालू का स्तूप की बात हुई। आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। जो अपना तीसरा है वो है तीसरा जो अपना है वो है दोस्तों बरखान। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत से एग्जाम में पूछते हैं, बरखान या बरछान, बरखान या बरछान बालू का स्तूप। बरखान या बरछान बालू का स्तूप दोस्तों क्या है, ये जो है गतिशील अर्धचंद्राकार, गतिशील अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप। यानी गतिशील अर्धचंद्राकार जो बालू का स्तूप है उसको बरखान या बरछान बोलते हैं। अर्धचंद्राकार आकृति के होते हैं। ये आपको इमेज दिख रही होगी स्क्रीन के ऊपर, ये जो इमेज आपको दिख रही है जिसके अंदर ये अर्धचंद्राकार डिजाइन का ये जो दिख रहा है, इसको बोलते हैं बरखान या बरछान। ये दोस्तों इसकी कुछ मुख्य बातें हैं, जैसे कि ये जो है बरखान या बरछान, यह राजस्थान में जो मरुस्थलीकरण हो रहा है, आज अपन देखें जो मरुस्थल का जो क्षेत्र है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जो क्षेत्र पहले मरुस्थल में नहीं आते थे वो भी आज जो है मरुस्थलीकरण की चपेट में आ रहे हैं। तो इस तरीके से जो बरखान या बरछान है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी यह है मरुस्थलीकरण के विस्तार
का जिम्मेदार। यानी जो मरुस्थलीकरण जो बढ़ रहा है, मरुस्थलीकरण के विस्तार में बरखान या बरछान का अहम योगदान है। और दोस्तों बात करें कि ये बरखान या बरछान कहाँ और कौन सी जगह पाई जाती हैं, तो इसमें मुख्यतः ये भालेरी जो कि चूरू में है, भालेरी, देशनोक, लूणकरणसर, रावतसर, सूरतगढ़, बालोतरा, आदि जो क्षेत्र हैं, भालेरी, चूरू, देशनोक, लूणकरणसर, रावतसर, सूरतगढ़, बालोतरा, ये जो क्षेत्र हैं इनके अंदर बरखान या बरछान पाई जाती हैं, जो कि गतिशील अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट या फिर आप इसको लिख सकते हैं। आगे जो नेक्स्ट है उसकी अपन बात करें तो वो है दोस्तों पैराबोलिक बालू का स्तूप। एक दोस्तों चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने साथ जुड़ें और बढ़िया से बढ़िया उनको कंटेंट मिले। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ग्रुपों में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ अपना परिवार जो है बड़ा हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने साथ जुड़ सकें। पैराबोलिक बालू का स्तूप, पैराबोलिक बालू का स्तूप, ये जो है पैराबोलिक बालू का स्तूप, यानी इस तरीके से पैराबोलिक आकार में जो है जो बालू का स्तूप बनते हैं उनको पैराबोलिक बालू का स्तूप कहते हैं। और मुख्यतः ये संपूर्ण राजस्थान में पाए जाते हैं। संपूर्ण राजस्थान में जो संपूर्ण मरुस्थल है उसके अंदर हर जगह करीब जगह पाए जाते हैं। संपूर्ण राजस्थान में पैराबोलिक बालू का स्तूप पाए जाते हैं। ये इमेज में आपको दिख रहा होगा, इस करीब इस टाइप के होते हैं पैराबोलिक बालू का स्तूप। नेक्स्ट जो है अपन देखें तो वो है तारा बालू का स्तूप। तारा बालू का स्तूप यानी जो तारे की डिजाइन का हो, यानी तारे जैसा हो, इस तरीके से स्टार लाइक शेप में, यानी तारा बालू का स्तूप जिसको बोलते हैं स्टार लाइक शेप में। तारा बालू का स्तूप जो है ये मुख्यतः जहाँ पाए जाते हैं स्टार लाइक शेप में, वो एक तो मोहनगढ़, जैसलमेर, और सूरतगढ़, गंगानगर के अंदर जो है तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं। अब आगे अपन बात करें तो अपना है वो है दोस्तों सब्र-काफिज बालू का स्तूप। ये दोस्तों सब्र-काफिज बालू का स्तूप जो है वो किस तरीके के होते हैं और किस तरह से बनते हैं। जैसे इस तरीके से जो झाड़ियाँ मरुस्थल के अंदर पाई जाती हैं, कटीली झाड़ियाँ जो मरुस्थल के अंदर पाई जाती हैं, फिर जो झाड़ियाँ होती हैं उनके पास इस तरीके से जो बालू का स्तूप बन जाते हैं और मिट्टी का जमाव हो जाता है, उनको सब्र-काफिज बालू का स्तूप बोलते हैं। और जैसे ये इसमें आप लिख लो कि छोटी छोटी झाड़ियों के निकट के बालू
का जमाव, उसको बोलते हैं सब्र काफिज। जो झाड़ियों के पास, छोटी छोटी झाड़ियों के पास जो है बालू का स्तूप बन जाते हैं, उसको बोलते हैं सब्र काफिज। दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही, और एक बार आप क्विक रिवाइज मार लीजिए इसका, अपन ने क्या क्या पढ़ा है। दोस्तों अपन ने आज पढ़ा है वर्गीकरण पश्चिमी मरुस्थल का, और पश्चिमी मरुस्थल का वर्गीकरण जो है, पश्चिमी मरुस्थल को जो है 2 पार्टों में डिवाइड किया है। मेरे साथ साथ आप रिवाइंड करते जाइए ताकि आपके दिमाग में जो है वो चीज़ सेट हो जाएगी। 2 पार्ट में डिवाइड किया, कौन कौन से? शुष्क और अर्ध शुष्क। फिर शुष्क मरुस्थल है, उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया है, कौन कौन से? बालू का स्तूप मुक्त और बालू का स्तूप युक्त। अब बालू का स्तूप मुक्त है जो 41.50% उसका करीब करीब क्षेत्रफल है, उसके अंदर जो कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे अपना हमादा है, यानी जो बालू का स्तूप नहीं होकर के पथरीला जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं बालू का स्तूप मुक्त। जैसे हमादा हो गया आपका, मगरा की जो अवशिष्ट पहाड़ियाँ वगैरह हैं वो हो गया क्षेत्र आपका। और फिर अपने बात की कि मरुस्थल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, हमादा, ईर्ग और रेत, है ना। और फिर जो है अपने उसके बारे में पढ़ा बालू का स्तूप युक्त के बारे में, जिसके अंदर बालू का स्तूप युक्त है करीब करीब 5 या 6 के करीब है, जो कि जिसमें अनुप्रस्थ है जो कि पवन की दिशा के अनुरूप या रेखीय बालू का स्तूप जिसको बोलते हैं। फिर उसके बाद में अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप है। अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप के अंदर जो है पवन के समकोण या पवन के जो लंबवत जिस तरीके से बालू का स्तूप बनते हैं उसको बोलते हैं अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। उसके बाद बरखान या बरछान की बात की, गतिशील अर्धचंद्राकार। और उसके बाद में जो पैराबोलिक शेप के जो अपने बालू का स्तूप होते हैं। और उसके बाद में है अपना तारा बालू का स्तूप, स्टार लाइक शेप। और जो अंतिम है वो है सब्र काफी, जो झाड़ियों के निकट जो बालू का स्तूप होते हैं। तो ये अपन ने करीब करीब जो है इसके वर्गीकरण के बारे में पढ़ा, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का जो है। और कल अपन चर्चा करेंगे अर्ध शुष्क के बारे में, जो घग्गर के मैदान वगैरह हैं, अपने शेखावटी प्रदेश है तो, और जो आपका नागौरी उच्च भूमि है, गोडवाड़ी प्रदेश है, इसके बारे में। तो आज का लेक्चर अपना इतना ही, और कल एक नए वीडियो के साथ अपन मिलते हैं। और चैनल को आपसे एक विनम्र अनुरोध है कि आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जमा के ठोक दो। आप अपने दोस्तों को शेयर करो, आप सब्सक्राइब करो इसको, और ताकि अपना एक परिवार बढ़ता रहे और अपन जो है अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको अवेलेबल कराते रहें। तो दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अपन कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नई एनर्जी के साथ, नई ऊर्जा के साथ। थैंक यू।